दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ जिले में एक चौबा नाम का गांव पड़ता है और इसी चौबा गांव में रहने वाला तारा सिंह के पास अपनी 10 एकड़ ज़मीन होती है। खेती किसानी का काम किया करता था। तारा सिंह ने खेती किसानी का काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रखा था। 5 साल पहले तारा सिंह के बेटे और बहू की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से तारा सिंह बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन फिर भी तारा सिंह हिम्मत नहीं हारता है। वह अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि तारा सिंह के परिवार में इसकी एक इकलौती पोती होती है जिसका नाम रीतू होता है, और एक इकलौता पोता भी होता है जिसका नाम किशन होता है। किशन जो कि 10वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। किशन पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज और होनहार बच्चा था, जबकि दूसरी तरफ जो उसकी पोती रीतू थी, वो पढ़ाई लिखाई में इतना मन उसका नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही रीतू जो है बात 10वीं कक्षा की पढ़ाई करती है, तो उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है घर के कामकाज की। यहाँ तक कि वह खेती किसानी का भी काम किया करती थी। खेतों में ट्रैक्टर चलाना, खाद बीज डालना, ये सब उसका बाएं हाथ का खेला। यानी कि वो खेती किसानी में बहुत मेहनती लड़की होती है। इसी के बारे में कहते हैं कि घर में एक बेटी ऐसी रीतू जैसी हो। रीतू का मानना होता है कि वे अपने छोटे भाई किशन को काफ़ी पढ़ाएगी लिखाएगी और उसको एक अच्छा सा ऑफिसर बना के रहेगी। बस यही बात है इस लड़की रीतू के मन में चलती रहती है। लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि भविष्य में उसका दादा तारा सिंह अपनी सगी पोती के साथ आगे चलकर इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। इसके बारे में ना तो पोती को भनक होती है और ना ही दादा को भनक होती है। कुछ ही दिनों का समय गुजरने के बाद वो एक तारीख आई जाती है। 5 फरवरी 2026 का दिन सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। घर के अंदर पोती रीतू रसोई में खाना बना रही होती है। जैसे ही वह खाना बना रही होती है तो उसी समय उसका हाथ जल जाता है, और जैसे ही उसका हाथ जलता है तो रीतू चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। उसी समय उसका दादा जो तारा सिंह होता है और उसका छोटा भाई किशन होता है, दोनों रसोई के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि लड़की रीतू का हाथ काफ़ी जल गया है। इसके बाद तारा सिंह अपनी पोती रीति को लेकर के पास ही के एक छोटे से हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उसका इलाज करवाते हैं और कुछ दवाइयाँ भी दिलवाते हैं, और फिर शाम के समय अपने घर पर तीनों जने लौट आते हैं। जैसे ही लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त होता है तो पोती रीतू दादा को कहने लगती है कि दादाजी, ये घर छोटे मोटे कामकाज और खाना बनाने का मुझसे नहीं होता है। अब तुम ऐसा करो, घर के अंदर कोई काम वाली रख लो। वह काम वाली घर के कामकाज कर लिया करेगी और मैं खेती किसानी का काम संभाल लिया करूँगी। अब दादाजी भी मान जाते हैं। दादाजी कहने लगते हैं कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं आज ही किसी नौकरानी का प्रबंध कर दूंगा। इसके बाद तारा सिंह शाम के करीब 6 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलते हैं और आसपास पड़ोस में जाते हैं, और पड़ोस में जाने के बाद पड़ोसियों को कहने लगते हैं कि मुझे किसी काम वाली की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कोई काम वाली मिल जाती है तो मुझे बता देना। लेकिन फिर भी तारा सिंह 1 डेढ़ घंटे तक पूरे गाँव में इसी तरीके से घूमते फिरते हैं। जब तारा सिंह को पता चलता है कि इस गांव के अंदर एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम संजू है, उसके पास कोई आजकल कामकाज भी नहीं है, उसी समय तारा सिंह उस महिला संजू के घर पर जाते हैं और संजू के घर पर जाने के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद संजू अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और संजू देखती है कि गांव का अच्छा खासा एक जमींदार उसके सामने खड़ा होता है उसके गेट पर। अब तारा सिंह की नज़रें जैसे ही संजू पर पड़ती हैं तो संजू की खूबसूरती, उसका गुलाबी चेहरा, उसका गोरा बदन उसको काफ़ी पसंद आ जाता है। क्योंकि जो तारा सिंह होता है वह नाड़े का ढीला होता है, लंगोट का ढीला होता है। और इसके बाद तारा सिंह मंजू को कहने लगता है कि मंजू, मुझे एक काम वाली की ज़रूरत है। आज मेरी पोती का हाथ जल गया है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकती है, खाना नहीं बना सकती है। इसी वजह से मुझे घर में काम करने वाली की ज़रूरत है। तभी संजू कहने लग जाती है कि मुझे भी काम की ज़रूरत है, मेरा भी 3 दिन से कोई काम नहीं लगा है। मंजू कहने लगती है कि कल से ही मैं तुम्हारे घर पर आ जाया करूंगी। लेकिन तारा सिंह कहने लगता है कि तुम्हें अभी इसी समय मेरे घर पर चलना पड़ेगा, क्योंकि रात का खाना भी बनाना है। और इसी तरीके से तारा सिंह इस महिला को कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो है हर महीने 10,000 रुपये दिया करूँगा। अब जो संजू होती है 10,000 की बात को सुनती है, बड़ी खुश हो जाती है। संजू कहती है कि इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद तारा सिंह इस मंजू को लेकर के सीधे अपने घर पर आ जाता है। तारा सिंह इस विधवा औरत संजू को अपनी पोती से मिलवाता है। उसकी पोती जो रीतू होती है वो संजू को घर का कामकाज समझा देती है। संजू से कहती है कि आज से ही हमारे घर के अंदर कामकाज करना शुरू कर दो। और इसके बाद संजू अपने घर में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन संजू इस घर के अंदर कामकाज करना शुरू कर देती है तो संजू इस बात के बारे में भनक लग जाती है कि इस जमींदार के पास अच्छा खासा पैसा है। और संजू अपने मन में इस बात को भी सोचने लग जाती है, अगर मैं इस जमींदार को ही अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हूँ तो इससे काफ़ी पैसे मैं कमा सकती हूँ। जब ऐसे ऐसे ख्याल संजू के मन में आने लगते हैं तो संजू इस तारा सिंह को जो अपने जाल में फंसाने के बारे में सोचने लगती है।
लगभग 15 दिन का समय गुजर जाने के बाद वो तारीख आई जाती है 9 फरवरी 2026, करीब सुबह के 8 बजे के वक्त होता है। रितु की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी, उसका हाथ भी थोड़ा ठीक हो चुका था। रितु अपने दादा तारा सिंह को कहने लगती है कि दादाजी मुझे खेत में जाना है, 1 घंटे के बाद घर वापस आ जाऊंगी। और इस तरीके से वो 1 घंटे के कहने के बाद रितु अब खेत में चली जाती है। और जैसे ही लगभग 15 से 20 मिनट का समय गुजरता है तो उसी समय रितु का भाई किशन भी वहाँ पर अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और दादा तारा सिंह घर में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नौकरानी संजू होती है, आज वो काफ़ी लेट हो चुकी होती है क्योंकि संजू को कुछ काम में ज़रूरी थी और इसीलिए वो लेट हो जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और फिर तारा सिंह घर का दरवाज़ा खोलता है। तारा सिंह देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर उसकी नौकरानी संजू खड़ी है और संजू को देखकर तारा सिंह कहने लगता है, आज तुम बड़ी लेट आई हो। तभी नौकरानी संजू कहती है कि मुझे घर में थोड़ा सा काम था और इसी वजह से मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। आज रितु और किशन शायद बिना खाए ही अपने काम पर चले गए हैं। तभी तारा सिंह कहता है कि आज खाना रितु ने बना दिया था। और इसके बाद जो संजू होती है वह घर के अंदर आ जाती है और संजू घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन तारा सिंह की जो नज़रें होती हैं संजू पर टिक चुकी होती हैं। तारा सिंह संजू को हासिल करने की बारे में सोचने लग जाता है। तारा सिंह अपने मन में ठान लेता है कि घर में आज कोई भी नहीं है, उसकी पोती भी नहीं है और उसका पोता भी नहीं है और आज इससे जो है अपने बस में करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े और इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद तारा सिंह उसी समय अपने घर का दरवाज़ा बंद करता है। तारा सिंह अब सीधे मंजू देवी के पास चला जाता है और संजू को कहने लगता है कि संजू, तुम एक विधवा औरत हो, तुम्हारे घर के अंदर काफ़ी गरीबी है और तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ। बस इतना कहकर तारा सिंह उसी समय इस महिला संजू देवी का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन संजू देवी इसकी किसी भी बात का विरोध नहीं करती है और तारा सिंह की हिम्मत और भी ज़्यादा इस तरीके से बढ़ जाती है। तभी तारा सिंह कहने लगता है कि मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ, तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकता हूँ। और फिर इसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद जो संजू होती है उसी समय इस तारा सिंह को कहती है कि तुम्हारा इरादा समझ चुकी हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पहले पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद तारा सिंह इस महिला को लगभग जो है 6,000 रुपये देता है और फिर ये महिला जो संजू होती है उसी समय तारा सिंह का हाथ पकड़कर उसके कमरे के अंदर चली जाती है। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और उसके बाद तारा सिंह और संजू के बीच इन दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं और ये दोनों इस काम को तब तक करते हैं तब तक इन दोनों की जो है ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। और फिर जैसे ही इन दोनों का ये काम ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद जो तारा सिंह होता है इस महिला को कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही अपना इसी तरीके से समय गुजार लिया करूँगा। इसके बाद जो तारा सिंह होता है इसको कुछ पैसे भी देता था और कहता था तुम पैसों की परवाह मत करो, पैसे मेरे पास बहुत सारे हैं। संजू यही चाहती थी कि उसे पैसे हटने चाहती थी, लेकिन तारा सिंह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इस तरह से अब जो हर तीसरे चौथे दिन भी तारा सिंह और इस महिला संजू को वक्त मिलता था तो ये दोनों घर के अंदर ही अपने जो इस तरीके से गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे और तारा सिंह इस नौकरानी को कुछ पैसे दे दिया करता था, जिसकी वजह से तारा सिंह भी खुश हो जाता था और ये महिला संजू देवी भी खुश हो जाती थी। अब तो संजू खुश रहने लग जाती है, उसको पैसे मिलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तारा सिंह की सारी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, वह भी अपनी ज़िंदगी में खुश होना शुरू कर देती है और खुश रहना शुरू कर देती है। इसी तरीके से तारा सिंह और संजू देवी की प्रेम प्रसंग की कहानी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद आखिर एक तारीख आई जाती है। 9 मार्च 2026 का दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। संजू देवी अपने घर से निकलती है और तारा सिंह के घर पर पहुंच जाती है। संजू देवी पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और फिर बैठकर खाना खाती है। किशन भी खाना खाता है और फिर किशन खाना खाने के बाद अपने स्कूल की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो उसी समय रितु अपने दादा किशन मतलब तारा सिंह को कहने लगती है, दादाजी चलो खेत में चलते हैं। दादा जो मान जाता है और इसके बाद दादा और पोती रितु दोनों जो है खेत में चले जाते हैं। कुछ देर तक तो दादा और पोती खेत में कामकाज में व्यस्त होते हैं, लेकिन उसी समय तारा सिंह अपनी पोती रितु को कहने लगता है कि रितु, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं घर जा रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ लेता हूँ। इस तरीके से बहाना लगाकर तारा सिंह उसी समय खेत से निकलता है और सीधा अपने घर पहुँच जाता है। अब घर के अंदर नौकरानी संजू बिल्कुल अकेली होती है और इसके बाद जो उसका दादा होता है वो नौकरानी संजू को कहने लगता है कि देखो आज हमारे पास बहुत अच्छा समय है, हम दोनों अपना वक्त गुजार लेते हैं। और इसी तरीके से संजू भी मान जाती है। संजू उसी समय अपने घर का यानी कि तारा सिंह के घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर इसके बाद तारा सिंह को खींच करके उसके कमरे के अंदर ले जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि तारा सिंह के पड़ोस में एक महिला भी रहती थी जिसका नाम था गंगोत्री। दोस्तों, जो गंगोत्री देवी होती है उसे शक होता है और गंगोत्री ने आज
संजू और इस तारा सिंह को देख लिया था। गंगोत्री ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। गंगोत्री इस समय जो उसकी पोती रीतू के पास फ़ोन कॉल करती है और रीतू को फ़ोन पर बताती है कि तुम्हारा दादा आज गलत काम कर रहा है, वह अपनी नौकरानी के साथ अपना वक्त गुजार रहा है। ये बातें रीतू भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रीतू उसी समय खेत से बाहर निकलती है और अपने घर आ जाती है। रीतू देखती है कि घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब रीतू अपने दादा तारा सिंह को आवाज़ जो है लगाना शुरू कर देती है और जैसे ही तारा सिंह की ये आवाज़ें सुनाई देती है तो तारा सिंह उसी समय अपने घर का दरवाज़ा खोल देता है। तारा सिंह देखते हैं कि उसके सामने उसकी पोती रीतू खड़ी होती है और रीतू देखती है कि उसके दादाजी होते हैं तारा सिंह के माथे पर पसीना होता है, लेकिन जो पोती रीतू होती है वह अपने दादा को कहने लगती है कि दादाजी आज तुमने घर का दरवाज़ा दिन के दौरान ही बंद क्यों रखा था। इस बात का तारा सिंह पर कोई भी जवाब नहीं होता है और इसके बाद जो रीतू होती है वह घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। रीतू देखती है कि नौकरानी जो संजू होती है वह घर के अंदर पोछा लगा रही होती है, लेकिन जब रीतू कमरे के अंदर जाती है तो वह देखती है कि चारपाई के पास एक जो है कॉन्डोम पड़ा होता है और जैसे ही उस कॉन्डोम को वह देखती है तो रीतू तुरंत अंदाज़ा लगा लेती है कि उसका दादा वास्तव में अपनी नौकरानी के साथ गलत रिश्ते बना रहा था। बस इसी बात को रीतू को गुस्सा आ जाता है। रीतू उसी समय अपनी नौकरानी संजू के पास जाती है और संजू को धमकाना शुरू कर देती है। संजू को कहती है कि तू मेरे दादाजी के साथ मुँह काला करती है, लेकिन आज भी कुछ कम नहीं हुआ है। संजू जो भड़क जाती है। संजू कहने लगती है कि जब तेरे दादा ही ऐसे हैं तो इस काम के मुझे पैसे देते हैं, मेरा क्या दोष है। और जैसे ही रीतू इस बात को सुनती है तो रीतू को गुस्सा आ जाता है। रीतू का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। रीतू कहने लगती है कि आज के बाद तो मेरे घर पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये बात रीतू को कही जाती है तो इसका दादा तारा सिंह भी ये सारी बातें सुन रहा था। अब जो उसका जो दादा होता है वो अपनी पोती को समझाना शुरू कर देता है। कहता है कि अपने काम से काम रखो। इस मंजू के घर से निकालने में वो कामयाब हो जाती है और इसके बाद जो संजू है इसके घर से बाहर निकल जाती है। तो फिर रीतू अपने दादा को भी बातें कहना शुरू कर देती है। रीतू अपने दादा को कहती है कि तुम्हें इस उम्र में ये काम शोभा नहीं देता, तुम अपनी ही नौकरानी के साथ ये गलत काम करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दादा भी इस पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और नाराज होकर उस घर से बाहर निकल जाता है। अब तारा सिंह अपनी पोती के साथ मिलकर एक ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला होता है जिसकी गूंज पूरे भारत वर्ष में गूंजने वाली थी। तारा सिंह जैसे इस घर के से बाहर निकलता है तो शराब के ठेके पर जाता है, वहाँ से शराब खरीद कर लाता है और शराब खरीदने के बाद ये सीधे ही खेत में चला जाता है और खेत के अंदर बैठकर ये काफ़ी देर तक शराब पीता है। और उसका जो गहरा नशा जब हो जाता है, नशे की हालत में तारा सिंह फिर से गाँव में आ जाता है, लेकिन अपने घर पर जाने के बजाय सीधे संजू के घर पर आ जाता है और संजू के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। अब संजू अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही संजू घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि तारा सिंह उसके सामने खड़ा होता है। संजू उसी समय जो है तारा सिंह को कहती है कि तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती हो क्योंकि तुम्हारी पोती ने मेरी बहुत बेइज्जती करी है। जैसे ये बात जो है तारा सिंह सुनता है तो तारा सिंह कहने लगता है कि मैं अपनी पोती को समझाऊंगा, लेकिन संजू इसकी एक भी बात नहीं सुनती है। वह जैसे तैसे करके इस तारा सिंह को अपने घर से बाहर निकाल देती है। बस तारा सिंह इस बात पर गुस्सा आ जाता है। तारा सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये सारा कांड उसकी पोती रीतू की वजह से हुआ है। अब उसके बाद तारा सिंह इसके घर से निकलने के बाद सीधा ही एक मेडिकल शॉप पर जाता है। मेडिकल शॉप पर जाने के बाद दुगने तिगने दान देकर वहाँ से कोई नशीला पदार्थ खरीद लिया जाता है और नशीले दवाइयाँ खरीदने के बाद तारा सिंह यहीं पर नहीं रुकता है। वह पास में मिठाइयों की दुकान पर जाता है, वहाँ से अच्छी खासी ब्रांडेड मिठाइयाँ भी खरीद लेता है और इन मिठाइयों के अंदर वह नशीले पदार्थ मिला देता है। देखते ही देखते शाम का समय हो जाता है। उस समय शाम का तारा सिंह अपने घर पर आता है और अपनी पोती रीतू से मिलता है और रीतू को कहने लगता है कि रीतू मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हारा सर नीचे झुकेगा। उसी समय उसकी पोती हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि दादाजी दिन में अपने इसी वजह से शराब पी ली थी। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ आज मैंने इसी वजह से शराब पी थी, मैं मिठाइयाँ लेकर भी आया हूँ। इस तरीके से वे जो मिठाइयाँ होती हैं रीतू को दे दी जाती है और इसके बाद जो रीतू होती है भाई और बहन मिलकर खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते मिठाइयों का जो डिब्बा होता है वह ख़त्म कर दिया जाता है और जैसे ही 1 घंटे का समय हो जाता है तो उसके बाद किशन और उसकी जो बहन होती है रीतू, ये दोनों बेहोश हो जाती है और फिर इनके बाद तारा सिंह का आगे का खेल शुरू हो जाता है। रात के करीब 9 बजे के आसपास का समय होता है वक्त। तारा सिंह अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करता है और फिर इसके बाद उस कमरे के अंदर जाता है जिस कमरे में उसकी पोती रीतू लेटी होती है। और आज तारा सिंह का ज़मीर और आत्मा दोनों मर चुके होते हैं। तारा सिंह एक पल के लिए इस बात को भी नहीं सोचता है कि वह उसकी बेटी की बेटी है। इस तरीके से तारा सिंह अब अपनी इस पोती रीतू के साथ बहुत बड़ा कांड कर देता है दोस्तों। उसकी जो गला दबा देता है। अब जैसे ही वो गला दबाता है
तो इसके सिर पर जो है भूत सवार होता है। जब ये देखता है कि ये बात जब खुलेगी तो इसका भाई इस बात के बारे में बता सकता है, तो दोस्तों वो अपने पोते का भी गला दबा देता है। जब पोते का भी गला दबा देता है तो उसके बाद दोस्तों वही बैठकर जो है वो काफ़ी सोचने लगता है कि आखिर इनका किया जाए। तभी दोस्तों वो सोचता है कि आखिर इनको जो है खेतों पर ठिकाने लगाना चाहिए, और वो वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद उन दोनों की जब डेड बॉडी को वो लेकर साइकिल पर जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम किशन होता है। अब दोस्तों किशन देखने में बहुत सीधा साधा इंसान होता है। जब वो पूछता है कि तुम इतनी रात के कहाँ जा रहे हो, तभी उसका वो दोस्त होता है वो जवाब नहीं दे पाता है। तारा सिंह तो कहता है, तारा सिंह आज तुम इतने क्यों घबरा रहे हो। तभी दोस्तों इतने में ही जो है एक जो वो बोरी होती है वो साइकिल पर गिर जाती है और मुंह खुल जाता है, तो अंदर से जो वो डेड बॉडी होती है वो निकलती है। तो दोस्तों जो उसका दोस्त होता है किशन सिंह, उसकी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि यार तारा सिंह, ये तू तेरी पोती है, तू कहाँ ले जाकर जा रहा है। और तभी दोस्तों वो जो शख्स होता है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और गाँव वालों को बुला लिया जाता है। तुरंत वहाँ पर जब गांव वाले पहुँच जाते हैं तो जो गांव के सरपंच होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं। तो सरपंच जो होती है पुलिस को खबर देते हैं और आधे घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस जो है उन दोनों की डेड बॉडी को हिरासत में लेती है और उसके बाद उसके दादा तारा सिंह को भी हिरासत में लेती है। जब तारा सिंह को हिरासत में लेती है तो तारा सिंह से पूछताछ की जाती है। तो तारा सिंह के साथ जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो तारा सिंह अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने इन दोनों को मारा है। मेरा जो है मेरी नौकरानी के साथ जो है एक अफेयर था, उसी अफेयर को इन्होंने तोड़वा दिया था, इसीलिए मेरे सर पर भूत सवार हो गया कि इन्हीं की वजह से मेरा अफेयर ख़त्म हुआ, इसलिए मैंने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जैसे ही ये बात जो है उस गांव के अंदर पता चलती है तो पूरे गांव में जो है गम का माहौल बैठ जाता है और हर इंसान यही कहता है कि ऐसा कभी भगवान किसी को दादा नहीं दे। तो दोस्तों इस प्रकार थी आज की ये पूरी कहानी। अब दोस्तों इसके खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की जाती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इस तारा सिंह को क्या सज़ा सुनाते हैं। तो दोस्तों आप तारा सिंह को क्या सज़ा दिलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम में तारा सिंह ने जो किया था वो गलत था या सही था, अगर गलत था तो तारा सिंह को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों यहाँ तक थी ये कहानी, मिलते हैं एक सच्ची घटना के अनुसार। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करने का नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि किस तरीके से एक इंसान जो अपनी भावनाओं की बहकावे में आकर ऐसा कदम उठा लेता है कि इसकी भरपाई वो उम्र भर जो है पछताता रहता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।